नमस्कार। हम सब ने स्कूल और कॉलेज में सालों बिताए हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बस एक रेस में दौड़ रहे हैं। बेहतर ग्रेड्स, अच्छी नौकरी और ज्यादा सैलरी। पर क्या कभी रुककर ये सोचा है कि इस सब का असल मतलब क्या है? क्या शिक्षा का मकसद सिर्फ हमें इस रेस के लिए तैयार करना है? ये सवाल ही अपने आप में बहुत बड़ा है। बिल्कुल। आज हम इन्हीं सवालों की तह तक जाएंगे और हमारे पास इसके लिए एक बेहतरीन गाइड है, जे कृष्णमूर्ति की किताब थिंक ऑन दीज थिंग्स का एक रिव्यू। तो आज का हमारा मिशन सिर्फ इस किताब को समझना नहीं है, बल्कि ये जानना है कि क्या शिक्षा का कोई ऐसा रास्ता हो सकता है जो हमें होड़ और डर से आजाद करे। एक बहुत ही जरूरी चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं। रिव्यू की शुरुआत ही एक बहुत, आप कह सकते हैं, तीखे सवाल से होती है। हाँ, ये कहता है कि अगर शिक्षा हमें सिर्फ एक खास काम करने में माहिर बना रही है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो या मेडिसिन, तो हम एक बहुत ही कुशल मशीन से ज्यादा कुछ भी नहीं है। एक ऐसी मशीन जो समाज में फिट हो जाती है। हाँ, लेकिन शायद कभी ये सवाल नहीं पूछती कि ये समाज ये सही है भी या नहीं। ये सोचने पे मजबूर कर देता है ना। बिल्कुल। और यहीं से कृष्णमूर्ति उस सिस्टम की नींव पर चोट करते हैं जिस पर हमारी पूरी शिक्षा एक तरह से टिकी हुई है। वो 3 चीजों की बात करते हैं: डर, तुलना और प्रतिस्पर्धा। डर, तुलना और प्रतिस्पर्धा। हाँ, सोचिए, एक बच्चे को पहले दिन से ही क्या सिखाया जाता है? उससे बेहतर करो, क्लास में फर्स्ट आना है। अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या होगा? बिल्कुल। ये एक ऐसी दौड़ है जो स्कूल से शुरू होती है और जिंदगी भर चलती है। सही बात है। तो कृष्णमूर्ति का तर्क ये है कि जो शिक्षा डर पर आधारित हो वो कभी भी एक आजाद और बुद्धिमान इंसान बना ही नहीं सकती। तो क्या बनाएगी? वो सिर्फ एक डरा हुआ और नकल करने वाला इंसान बनाती है। मैं इस बात को समझ सकता हूँ, लेकिन एक सवाल मेरे मन में आता है। पूछिए। क्या थोड़ा बहुत डर या थोड़ी प्रतिस्पर्धा जरूरी नहीं है? अगर फेल होने का डर ही ना हो तो क्या कोई पढ़ेगा? क्या यही कंपटीशन हमें बेहतर करने के लिए पुश नहीं करता? अगर हम इसे पूरी तरह हटा दें तो क्या हम एक ऐसी पीढ़ी नहीं बना देंगे जिसमें आगे बढ़ने की कोई ललक ही ना हो? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और कृष्णमूर्ति इसके गहरे में जाते हैं। वो प्रतिस्पर्धा और उत्कृष्टता के बीच फर्क करते हैं। अच्छा, प्रतिस्पर्धा और उत्कृष्टता। हाँ, जब आप किसी और से बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो आपका ध्यान दूसरे पर होता है, सीखने पर नहीं। सही है। लेकिन जब आप किसी काम को सिर्फ उस काम के लिए प्यार से करते हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, गणित हो या कुछ भी, तो आप खुद ब खुद बेहतर होते जाते हैं। उसे उत्कृष्टता कहते हैं। उसे उत्कृष्टता कहते हैं। उनका मानना था कि शिक्षा का काम सीखने के इस प्यार को जगाना है, न कि एक दूसरे से लड़वाना। डर आपको जानकारी रटने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन वो कभी आपके अंदर सीखने की असली खुशी या जिज्ञासा वो पैदा नहीं कर सकता। ठीक है, ये फर्क बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये डर, ये तुलना, ये हमारे दिमाग पर असर कैसे डालता है? यहीं पर रिव्यू कंडीशनिंग की बात करता है। कंडीशनिंग। ये शब्द सुनने में थोड़ा भारी लगता है। इसका असल में क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सरल है। कंडीशनिंग यानी हमारे दिमाग में बचपन से भरे गए विचार, विश्वास और मान्यताएं। अच्छा। ये हमारे परिवार से, हमारे धर्म से, हमारे समाज और देश से आते हैं। हमें बता दिया जाता है कि क्या सही है और क्या गलत, क्या अच्छा है और क्या बुरा। और हम उन्हें मान लेते हैं। और हम इन विचारों को बिना परखे अपना मान लेते हैं। ये कंडीशनिंग इतनी गहरी होती है कि हमें पता भी नहीं चलता कि हमारे अपने विचार कौन से हैं और उधार लिए हुए कौन से हैं। जैसे कि मैं इस देश का हूं इसलिए मेरा देश महान है, या फिर मेरा धर्म ही सबसे अच्छा है। बिल्कुल। हम इन विचारों पर कभी सवाल नहीं उठाते, बस उन्हें सच मानकर जीते रहते हैं। एकदम। और इसी कंडीशनिंग को तोड़ने के लिए कृष्णमूर्ति एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली टूल देते हैं। क्या? वो कहते हैं, क्या हम अपने मन को बिना किसी विश्वास या धारणा के देख सकते हैं? यानी बिना जजमेंट के ऑब्जर्व करना। इससे किसी आम जिंदगी के उदाहरण से समझा सकती हैं, क्योंकि ये सुनने में बहुत फिलोसॉफिकल लगता है। जरूर। मान लीजिए आप ट्रैफिक में फंसे हैं और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। जो अक्सर होता है। हाँ, आमतौर पर हम 2 चीजें करते हैं, या तो गुस्से में चिल्लाते हैं या फिर खुद को कोसते हैं कि मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, ये बुरी बात है। सही। दोनों ही जजमेंट है। कृष्णमूर्ति का तरीका ये है कि आप बस उस गुस्से को देखें, जैसे आप आसमान में एक बादल को देखते हैं। अच्छा। आप ये नहीं कहते कि ये बुरा बादल है या ये अच्छा बादल है, आप बस देखते हैं कि हाँ, एक बादल है।
इसी तरह आप अपने अंदर देखें, हाँ गुस्सा है, बिना उसे सही या गलत ठहराए। जब आप ऐसा करते हैं तो आप उस भावना के गुलाम नहीं रहते, आप उससे एक दूरी बना लेते हैं। बिल्कुल, आप उससे एक दूरी बना लेते हैं। यही कंडीशनिंग से बाहर निकलने का पहला कदम है। ये एक मानसिक औजार है जिसे हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। ये तो एक पूरा नजरिया ही बदल देता है। ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल तरीका है। तो अगर हमारी कंडीशनिंग घर और समाज में होती है तो इसमें शिक्षक की क्या भूमिका है? स्कूल इस सोच को कैसे बदल सकता है? यहीं पर ये किताब शिक्षकों और माता पिता के लिए गाइड बन जाती है। रिव्यू में एक बहुत गहरी बात कही गई है। क्या? एक सच्चा शिक्षक वो है जो छात्र को नकल करना नहीं बल्कि निरीक्षण करना सिखाए। निरीक्षण करना सिखाए। हाँ, आज ज्यादातर शिक्षक क्या करते हैं, वो जानकारी देते हैं जो किताबों में या अब तो गूगल पर भी मौजूद है। वो छात्रों को बताते हैं कि क्या सोचना है। लेकिन कृष्णमूर्ति के अनुसार एक असली शिक्षक वो है जो छात्र को ये सिखाए कि कैसे सोचना है। मतलब जवाब देने के बजाय सही सवाल पूछना सिखाना। बिल्कुल। जैसे अगर इतिहास पढ़ा रहे हैं तो सिर्फ तारीखें और लड़ाइयां रटाने के बजाय ये पूछना कि इंसान हजारों सालों से लड़ क्यों रहा है। हाँ, क्या हमारे अंदर ही कोई ऐसी चीज है जो हमें हिंसा की तरफ ले जाती है? एकदम सही। इस तरह के सवाल छात्र को रट्टू तोता बनाने के बजाय एक खोजी बनाते हैं। वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू करता है। अगर शिक्षक सिर्फ अपनी या किताब की नकल करना सिखाते हैं तो वो एक ऐसी पीढ़ी तैयार कर रहे हैं जो कभी कुछ नया सोच ही नहीं पाएगी। वो बस पुरानी लकीर को पीटते रहेंगे। बिल्कुल। कृष्णमूर्ति के लिए ऐसी शिक्षा समाज के लिए बहुत खतरनाक है क्योंकि ये विद्रोह की असली भावना को मार देती है। और यहाँ विद्रोह का मतलब तोड़फोड़ या हिंसा नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ विद्रोह का मतलब है सवाल पूछने और स्थापित मान्यताओं को चुनौती देने की हिम्मत। और ये बात सीधे समाज से जुड़ जाती है। मैं हमेशा सोचता था कि समाज को बदलने के लिए हमें सिस्टम बदलना होगा, सरकारें बदलनी होंगी। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। लेकिन रिव्यू में एक लाइन है जो इस पूरी सोच को पलट देती है। अगर हम खुद को नहीं समझते तो समाज को भी नहीं बदल सकते। हाँ, ये सुनने में बहुत क्रांतिकारी लगता है। क्या इसका ये मतलब है कि दुनिया की समस्याओं के लिए हमें सिर्फ अपने अंदर झांकना चाहिए? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? पहली बार सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इसे ऐसे समझिए। समाज क्या है? हम लोग। समाज कोई आसमान से उतरी हुई चीज नहीं है। समाज यानी हम और आप, हमारे रिश्ते। ठीक है। तो अगर हमारे अंदर लालच, गुस्सा, ईर्ष्या और डर है तो यही चीजें बाहर समाज में भ्रष्टाचार, हिंसा और नफरत बनकर दिखती हैं। इसे थोड़ा और साफ करेंगी? मतलब मेरे अंदर का गुस्सा दुनिया में युद्ध कैसे पैदा कर सकता है? ये कनेक्शन थोड़ा मुश्किल लग रहा है। एक छोटे पैमाने पर सोचिए, एक ऑफिस का माहौल खराब क्यों होता है? लोगों की वजह से। उन वाली व्यक्तिगत सोच का ही तो बड़ा रूप है। बाजार में जो लालच है वो हमारे अंदर मुझे और चाहिए वाली भावना का ही प्रतिबिंब है। इसलिए जब तक हम अपने अंदर इन जड़ों को नहीं समझेंगे तब तक बाहर की टहनियों को काटने से कुछ नहीं होगा। तो असली बदलाव की शुरुआत हमेशा अंदर से होती है। हमेशा। तो ये माइक्रो से मैक्रो का नजरिया है। आप दुनिया की समस्या को हल करने के बजाय खुद को, यानी इस दुनिया के एक छोटे से हिस्से को समझने से शुरुआत करते हैं। हाँ। जब आप अपने डर और अपनी महत्वाकांक्षाओं को समझने लगते हैं तो आपके रिश्ते दूसरों से बदलते हैं। बिल्कुल। और जब बहुत से लोग ऐसा करने लगते हैं तो समाज अपने आप बदलने लगता है। बिल्कुल। ये कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। ये एक बहुत धीमी प्रक्रिया है, लेकिन कृष्णमूर्ति के अनुसार यही एकमात्र स्थायी समाधान है। हमने अब तक जो भी बात की वो बहुत गहरी है, लेकिन रिव्यू ये भी बताता है कि ये किताब खास क्यों है। और एक बात जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो ये है कि कृष्णमूर्ति की भाषा बहुत सरल है। हाँ, बहुत सरल। वो बड़े बड़े फिलोसॉफिकल शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। वो डर, अकेलापन, प्यार, महत्वाकांक्षा जैसी रोजमर्रा की चीजों पर बात करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो आपसे सीधे बात कर रहे हो। बिल्कुल। शायद इसीलिए ये किताब उन लोगों के लिए एक बेहतरीन शुरुआत है जो फिलॉसफी को समझना चाहते हैं। हाँ, और दूसरी बात यह है कि ये किताब आपको तैयार जवाब नहीं देती। ये आपके अंदर सवालों की एक झड़ी लगा देती है। हर पन्ने के बाद आपको रुककर सोचना पड़ता है कि क्या मैं भी ऐसा ही करता हूँ? मेरी जिंदगी में डर कहाँ से आता है? ये एक तरह की दिमागी कसरत है। दिमागी कसरत, बिल्कुल। ये आपको क्या सोचना है नहीं, बल्कि कैसे सोचना है सिखाती है। जैसा हमने पहले भी कहा था, ये किताब एक आईना है जिसमें आप अपने मन को काम करते हुए देख सकते हैं। और ये आज के दौर में और भी जरूरी हो गया है। रिव्यू में एक मजेदार बात लिखी है
कि इस किताब के छोटे-छोटे कोट्स आज के फ्लैश वीडियो कंटेंट के लिए परफेक्ट हैं। ये मजाक जैसा लगता है, लेकिन सोचिए, जो बातें उन्होंने दशकों पहले कही थी वो आज के इंस्टाग्राम और टिकटॉक के दौर में कितनी सटीक बैठती हैं। ये बहुत गहरी बात है। आज का सोशल मीडिया युग तो तुलना और प्रतिस्पर्धा का सबसे बड़ा अखाड़ा है। सबसे बड़ा। हर कोई अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी तस्वीरें पोस्ट कर रहा है और हम अपनी साधारण जिंदगी को देखकर दुखी हो रहे हैं। ये वही कंडीशनिंग है, बस एक नए डिजिटल रूप में। कृष्णमूर्ति की शिक्षा हमें इसी मानसिक दबाव से बाहर निकलने का रास्ता दिखाती है। वो हमें याद दिलाते हैं कि असली खुशी किसी और से बेहतर होने में नहीं, बल्कि खुद को पूरी तरह से जानने और स्वीकार करने में है। तो आज की हमारी इस पूरी चर्चा का सार ये है कि थिंक ऑन दीज थिंग्स सिर्फ पढ़ने के लिए किताब नहीं है। नहीं, ये सोचने, महसूस करने और जीने का एक नया तरीका सुझाती है। ये हमें शिक्षा के उस असली मकसद की याद दिलाती है जिसे हम शायद भूल चुके हैं। एक ऐसा दिमाग तैयार करना जो किसी विचारधारा, डर या परंपरा का गुलाम ना हो, बिल्कुल, बल्कि आजाद हो, ताकि वो सच को सीधे सीधे देख सके। बिल्कुल। और इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जरूर। कृष्णमूर्ति आत्मनिरीक्षण और कंडीशनिंग से मुक्ति की बात करते हैं। अगर शिक्षा का असली मकसद डर और तुलना से आजादी पाना है, तो आज के इस डिजिटल युग में जहां हर पल हमारे फोन पर दूसरों की परफेक्ट जिंदगियों की सूचनाएं आ रही हैं, इस तुलना के जाल से बाहर निकलने का हमारा पहला सबसे छोटा और व्यवहारिक कदम क्या हो सकता है?